तो हाँ जी, आज स्वागत है आपकी। पॉलिटी की ये पहली क्लास है हमारी और इस क्लास में आपका स्वागत है। और अभी अपन बात करेंगे एक नया टॉपिक जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। और ये पढ़ना बहुत थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और क्यों हो जाता है इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ते समय पता चलेगा कि आखिर क्यों है। आपको बहुत सारे टर्म ऐसे मिलते हैं पॉलिटी पढ़ने के दौरान जो आपको समझ में नहीं आते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। और इसका मतलब ही यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी। और ये आपको क्लास देखनी ही है, मतलब कंपलसरी है। आपको ये क्लास नहीं देखी तो आप ये मान लो आपने कुछ नहीं देखा। ठीक है। इसका मतलब है राजनीति की बुनियादी अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी। इसमें अपन बात करेंगे कि पॉलिटी होता क्या है, एक राज्य क्या होता है। ठीक है। एक राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा क्या होती है, उन सब चीज़ों के ऊपर अपन एक एक करके चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो। तो जैसे कि अपन देख लेते हैं कि एक जो राज्य होता है, स्टेट, आप कभी पॉलिटी पढ़ोगे जो उस दौरान आपको पता चलेगा कि राज्य कई जगह लिखा हुआ आएगा। तो आखिर एक राज्य क्या होता है जिसे अपन स्टेट कहते हैं। ठीक है, स्टेट कहते हैं। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है कि एक देश या फिर एक राज्य या फिर एक ऐसी इकाई जहाँ लोगों का एक समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रहता है। क्या? लोगों का एक समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रहता है। समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रहता है और बाहरी दबावों से मुक्त उन पर एक सरकार काम करती है। बाहरी दबावों से मुक्त मतलब उस पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। जिसके ऊपर जैसे अभी एक चीज बात कर लेते हैं कि राज्य के जो आधारभूत तत्व जो बताए हैं वो चार तत्व हैं। चार तत्व कौन सा है कि एक तो भूभाग होना चाहिए उनके पास, दूसरा एक जनसंख्या होना चाहिए, दूसरा एक सरकार होनी चाहिए, और ये सरकार कैसी होनी चाहिए, ये संप्रभु होनी चाहिए। ठीक है। ये चार चीज होनी चाहिए एक राज्य होने के लिए। आपको पता चलेगा जैसे एक जो जैसे अभी हमारे पास, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या अब आपको एक डेफिनेशन निकल के आएगी, क्या उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर हरियाणा या फिर ये राज्य है या नहीं है। हमारे पास भूमि है, हमारे पास जनसंख्या है, हमारे पास सरकार है, लेकिन क्या वो सरकार संप्रभु है? तो इसका जवाब है नहीं। तो इसका मतलब राज्य कैसे हुआ फिर वो राज्य नहीं है ना। इसी को एक जो है कौटिल्य जो है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की एक पुस्तक है। उन्होंने एक सप्तांग सिद्धांत दिया है। कौटिल्य ने अपनी एक पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत का दिया है, जिसके सप्तांग का मतलब सात और अंग, सात अंग दिए हैं। उन्होंने बताया है कि आखिर राज्य में होने के लिए कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि एक तो आपके पास दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग के पास एक आपके पास एक राजा होनी चाहिए, राजा के पास राजकोष होना चाहिए। ठीक है। राजकोष, सेना, और एक अमात्य। मतलब अमात्य क्या होते हैं? अमात्य होते हैं बेसिकली मिनिस्टर्स, जो मंत्री होते हैं। हमारे पास एक मित्र राज्य होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक भूभाग होना चाहिए या फिर लैंड होना चाहिए। ठीक है। ये हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य। अगर ये चीज है वैसे तो हो जाते हैं, लेकिन सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने दो चीज और एक्स्ट्रा बताई है कि मित्र राज्य होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। जैसे अभी अपन बात कर लेते हैं कि जैसे अपना एक भारत है, तो भारत के पास अपनी एक भूमि है। ठीक है। भूमि के पास हमारे पास एक जनसंख्या भी है, हमारे पास एक राजा भी होता है, राजा के पास एक दुर्ग भी है, दुर्ग के पास एक, दुर्ग में एक राजकोष भी है हमारे पास, और वो सेना भी है हमारे पास मंत्रिमंडल भी है, और हमारे पास मित्र देश भी है। ठीक है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत ये हैं इन चीज़ों के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अपन एक चीज़ और देख लेते हैं कि राज्य क्या होता है। मैंने यहाँ डेफिनेशन आपको लिख कर लेकर आया हूँ, जो आपको पता चलेगा कि राज्य या देश एक ऐसी इकाई है जिसमें लोगों का एक समुदाय निश्चित भूभाग पर निवास करता है और बाहरी सरकार, बाहरी मतलब व्यवस्थित जो सरकार है, उनसे दबाव मुक्त एक संप्रभु रूप से कार्य करती है। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम अपने फैसले खुद ले सकें। ठीक है। हम अपने फैसले स्वयं ले सके, हम पर कोई किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। जो भी काम करेंगे हम खुद अपने निर्णय ले सकते हैं। क्या राज्य ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। केंद्र कर सकता है? हाँ, केंद्र सरकार अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, इसलिए हम एक संप्रभु हैं।
बाद में चीज़ें पता चलेंगी, आपको बताएंगे हम कि आखिर कहाँ कहाँ संप्रभु आप प्रस्तावना पढ़ोगे वहाँ भी संप्रभु का जिक्र होगा। ठीक है। उसके बाद राज्य के जो आधारभूत तत्व बताए मैंने, आपको बताया था भूभाग, जनसंख्या, सरकार, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, स्टेट एंड नेशन ए यूनिट ऑफ विच कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है। हैविंग ए ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंजॉइंग सॉवरेनिटी विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। और जो एलिमेंट होने चाहिए वो टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद एक चीज और अपन देख लेते हैं कि एक अपने राज्य देखा। ठीक है। राज्य क्या होता है? राज्य मुझे बताओ एक बार, राज्य होता क्या है, जल्दी बताओ। राज्य हमारे यहाँ होता है कि एक ऐसा इकाई जहाँ पर एक समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रहता है और एक सरकार होती है जो बाहरी दबावों से मुक्त होती है, कोई भी बाहरी दबाव से दबाव में काम नहीं करती है। इसके जो तत्व बताए हैं वो भूभाग है, जनसंख्या है, जनसंख्या को सरकार है, और वो सरकार कैसी है, संप्रभु। कौटिल्य का जो मैंने अर्थशास्त्र बताया था आपको, अर्थशास्त्र, उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया है। कौन सा? सप्तांग सिद्धांत। तो कौन कौन से अंग बताए हैं सप्तांग सिद्धांत में? दुर्ग है, राजा है, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र, राज्य, क्षेत्र, भूभाग, ये उन्होंने बताए हैं। अगला जैसे राष्ट्र क्या होता है, अभी अपन एक चीज की बात और कर लेते हैं। हमने राज्य जाना और राष्ट्र जाना, फिर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। एक जो नेशन जैसे अपन पढ़ते हैं, नेशन अर्थात राष्ट्र, ये राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र होता है कि लोगों को एक एक कम्युनिटी में परिभाषित करता है, संगठित समाज के रूप में व्यवस्थित करता है। राष्ट्र का मतलब होता है एक संगठित समाज, संगठित समाज, संगठित समाज। ठीक है। जैसे एक ही क्षेत्र में विशेष लोग निवास करते हैं, एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग एक ही भाषा बोलते हैं, दूसरा एक ही रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, और उनके एक समांतर ऐतिहासिकता निरंतर रहती है। अभी फिलहाल में जैसे आपने देखा होगा यूसीसी बिल लाया जा रहा है, जिसमें बेसिकली है क्या कि भारत के सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, यूनिवर्सल सिविल कोड, सभी के लिए समान कानून। तो ये चीज होनी चाहिए राष्ट्र होने के लिए। ठीक है। राष्ट्र होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग होने चाहिए, एक ही भाषा बोलने वाले लोग होने चाहिए। एक ऐसे देख लेते हैं कि निवास करने वाले लोग एक क्षेत्र, ठीक है, और एक भाषा बोलने वाले लोग, और एक रीति रिवाज अपने, ठीक है, एक रीति रिवाज होना चाहिए, और एक ऐतिहासिक निरंतरता होनी चाहिए उनमें, ऐतिहासिक निरंतरता ये अपने होनी चाहिए। अभी अपन एक चीज की अपन बात करेंगे कि अभी अपन थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। हमने राज्य के बारे में जाना और राष्ट्र के बारे में जाना, राज्य क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी अपन बात कर लेते हैं, जैसे हमने एक चीज और बताई थी आपको कि कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है, जिसमें दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र और भूभाग, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी अपन राष्ट्र के बारे में जान रहे थे कि लोगों के एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है और संगठित समाज के रूप में विद्यमान है। ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषता है? एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले, एक ही भाषा बोलते हैं, एक समान रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, और ऐतिहासिकता समांतरता पाई जाती है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अभी अपन देख लेते हैं, मुझे यहाँ बताओ क्या इंडिया स्टेट और नेशन दोनों को परिभाषित करता है? बताओ, इंडिया स्टेट और नेशन की परिभाषित करता है नहीं करता? तो हाँ, कैसे करता है, आपने परिभाषा जानी कि स्टेट क्या होता है। स्टेट होता है कि एक ऐसा समूह जिसको बाहरी दबाव से मुक्त संप्रभु रूप में कार्य करती है। और एक नेशन होता है, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र में एक ही रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, ये चीज मतलब भारत स्टेट है, हमारे पास खुद की भूमि है, खुद की जनसंख्या है, और खुद सरकार है, और खुद एक संप्रभु सरकार है। क्या हमारी सरकार किसी के दबाव में आकर काम कर सकती है क्या? नहीं करती। हम खुद अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं। नेशन, नेशन का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि एक संगठित समाज के रूप में जो एक भाषा बोलते हैं, एक क्षेत्र में निवास करते हैं, एक ही समान रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, और ऐतिहासिक निरंतर है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, इसलिए ये नेशन भी है और एक राष्ट्र भी है। क्या जापान स्टेट और नेशन दोनों हैं? तो हाँ, ये दोनों हैं। यूएसए, यूएसए स्टेट तो है लेकिन नेशन नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? अब याद करो कि नेशन की परिभाषा, राष्ट्र की परिभाषा क्या बताई मैंने? राष्ट्र की परिभाषा है मतलब एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, ठीक है, एक भाषा बोलने वाले नहीं। हम यूएसए में एक भाषा नहीं बोली जाती।
अगर अभी देखा जाए तो लगभग 60 से 70 लाख तो वहाँ पर इंडियन ही रहते हैं, भारतीय रहते हैं। तो उनके रीति रिवाज एक जैसे कैसे हो गए, या फिर उनकी भाषा एक जैसी कैसी हो गई? तो एक जैसे नहीं हुआ है ना, उनकी ऐसे निरंतरता अलग है, रीति रिवाज अलग है, भाषा अलग है, रहने का तरीका अलग है, तो सारी चीज़ अलग है। लेकिन स्टेट है तो बिल स्टेट है, वहाँ पर संप्रभु सरकार है, लैंड है और सरकार है, संप्रभु है, जनसंख्या है, तो स्टेट भी है। अरब नेशन की बात करते हैं। अरब नेशन स्टेट नहीं है लेकिन नेशन है। अब कैसे बता, अरब नेशन कोई एक देश का नाम नहीं है, अरब नेशन मतलब अरब राष्ट्र, जो अरब की तरफ जो भी देश हैं उनके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में देखा जाए कि स्टेट नहीं है और नेशन है। यहाँ तक की बात मैं उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आई है तो थम्स अप करके जरूर बताओ कि समझ में आई है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। राज्य की जो उत्पत्ति है उसके प्रमुख सिद्धांत हैं। इसके 3 सिद्धांत बेसिकली माने जाते हैं। एक तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि राजत्व का जो दैवीय सिद्धांत है, इसमें मतलब राजा है ना, पृथ्वी का ईश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव है। राजा ईश्वर का एक प्रतिनिधि है, मतलब उसके आदर्शों को लागू करवाता है। मतलब जो भी, जैसे जल्ले है लाही, ये तो आपने सुना होगा, जल ए इलाही। ठीक है, यही है एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया। राजा का प्रतिनिधि जो होता है और उनके आदेशों को लागू करता है, ये राजत्व का दैवीय सिद्धांत होता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो जॉन लॉक है, होब्स है और रूसो है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इसका मतलब क्या होता है कि राजा ने लोगों को कुछ अधिकार दिए। जैसे राजा जो है, जैसे लोगों ने राजा को कुछ अधिकार दिए और राजा ने बदले में सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। एक ग्रुप होता है और वो राजा को कुछ अपनी शक्तियां देता है और राजा बदले में उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। ठीक है, लोगों ने राजा को अधिकार दिए और सुरक्षा की गारंटी दी। जैसे अपन लोकतंत्र में क्या होता है कि हम अपने अधिकार देते हैं, जैसे अपना अधिकार है वोट देना, तो वोट हम उसको देते हैं अपने राजा को, और राजा बदले में सुरक्षा की गारंटी हमें देता है। हालांकि नहीं देता वो बात एक अलग है, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि हाँ, लोकतंत्र में हम ऐसे अपने राजा को चुनते हैं और राजा फिर हमारी जिम्मेदारी लेता है, हम अपने कामों के लिए राजा को चुनते हैं। ऐसे ही एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जो फ्रांसीसी एक वो हुए हैं विचारक, जो उन्होंने दिया है मॉन्टेस्क्यू ने। उन्होंने लोकतंत्र में बताया है कि शासन की तीनों शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, कि लोकतंत्र में शासन की तीनों शक्तियां राजा में निहित होती है। समझ में आया होगा। जैसे जो राजतंत्र होता है, क्या मोनार्की जैसे कहते हैं, मोनार्की के जैसे कहते हैं, उसमें विधायी शक्ति, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो शक्ति है ना, वो सभी राजा में निहित होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे फिर बाद में ना, इन्होंने कहा था, फ्रांसीसी के जो विचारक, इन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया था, के अनुसार राजा की जो तीनों शक्तियां हैं उनको अलग कर देना चाहिए, जो लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। ठीक है, इन्होंने कहा था मॉन्टेस्क्यू ने कि जो शक्तियां राजा को दी जा रही हैं वो अलग कर देनी चाहिए। तो अभी अपन एक एक चीज करके देखेंगे कि कैसे अलग करी गई, या फिर जो भी चीजें हैं। जैसे ये अपना लोकतंत्र है। ठीक है, ये अपना लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है कोई भी कानून बनाना, और कार्यपालिका का मतलब होता है जो बनाए गए कानून है उनको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, जैसे कि संसद ने अपना कोई कानून बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा कार्यपालिका, और अगर इस पर भी कोई वो होता है तो उसको फिर न्यायपालिका करवाता है। विधायिका के 2 भाग होते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल। ठीक है, जो कार्यपालिका है वो स्थायी और नौकरशाही, स्थायी होती है और अस्थायी होती है। स्थायी में नौकरशाही होती है, जिसमें अपन देखते हैं कि आईएएस जो होता है, एक पीसीएस से जो अपन सेलेक्ट होता है ना, एसडीएम होता है। ये आप है ना, जैसे आप अभी सेलेक्ट होकर क्या बनोगे, सेलेक्ट होकर आप शासन में जाओगे, शासन में जाने के बाद आप सरकार के ही एक वो हो, मतलब सरकार के अंग हो, स्थायी अंग। अस्थायी क्या होता है, मंत्री परिषद जो होती है वो तो कुछ समय बाद डिजॉल्व हो जाती है ना, समाप्त हो जाती है वो तो मंत्री परिषद, लेकिन आप स्थायी हो, आप तो नौकरशाही आपको कहा जाता है। आप कार्यपालिका के ही एक मुख्य अंग हो, आईएएस बनोगे आप, पीसीएस अधिकारी बनते हो स्टेट में। न्यायपालिका है जो सुप्रीम कोर्ट है, और उसके नीचे फिर हाई कोर्ट काम करता है। संसद हमने यहाँ बात करी थी, संसद में 2 है, लोकसभा और राज्यसभा, और इनके दोनों से इनके सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। उधर अगर देखा जाए तो राज्य विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा है और विधान परिषद है, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ दोहरी विधायिका है, आपको पता है तो।
और न्यायपालिका की अगर बात करें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हाई कोर्ट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आई होगी कि अपना जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट है, उससे बड़ा कुछ नहीं है न्यायपालिका के चित्र में। जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। ये भी आपको चीजें समझ में आई होगी। अब इससे ज्यादा तो यार मैं क्या समझा सकता हूँ, बताओ। ठीक है, उसके बाद जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमने देखा था, यहाँ पर हमने शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था फ्रांसीसी जो विचारक है मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने। तो आखिर ये क्या है कि जो अभी देखा जाएगा कि भारत में शक्ति योग का जो अलग है ना, सब भारत में शक्ति पृथक्करण नहीं है। कैसे कि जो अपना भारत है, यहाँ पर दोहरी विधायिका है और केंद्र और राज्यों में अलग अलग विधायिकाएं हैं। ऐसे ही भारत में दोहरी कार्यपालिका है, केंद्र और राज्यों में अलग अलग मंत्री परिषद है या नहीं है। और एकल न्यायपालिका है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिसके अधीन काम करता है उच्च न्यायालय। इसलिए यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इस शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका का ही एक भाग है। जैसे अपन देखा जाओ कि कार्यपालिका है, ये विधायिका का एक भाग है, और न्यायपालिका पूर्णतः अलग है। इसके अंडर अगर कार्य करता है तो वो हाई कोर्ट काम करता है। ठीक है, ब्रिटेन में भी शक्तिकरण का पृथक्करण नहीं है। यहाँ पर सर्वोच्च जो है वो है विधायिका, और इसके अंदर जो कार्य करते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका इसके अंदर कार्य करते हैं ब्रिटेन में। अभी जैसे आपको बताऊं कि संसद में जो है ना, कार्यपालिका को कार्यपालिका को वहां पर क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। और न्यायपालिका को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका, लेकिन वहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका को हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, जो संसद के संसद की सर्वोच्चता है। संसद के ही ये दो अंग है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऐसे ही अगर देखा जाए यूएस में स्पष्ट पृथक्करण है, यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, जैसे यहाँ पर विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। यूएसए में स्पष्ट पृथक्करण है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। ऐसे ही अभी जैसे आपको मैंने बताया कि क्या क्या बताया, अब एक बार रिवीजन करने की कोशिश करना। और इसमें एक चीज और रह जाती है, संविधान और संविधानवाद। संविधान संविधान दो तरह का होता है। एक तो आप देखते हो कि लिखित होता है, और एक होता है अपना अलिखित। ठीक है, लिखित लिखित संविधान और अलिखित संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं। लिखित जो होता है एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। यहाँ एक बनाने के कठोर तत्व भी मतलब यहाँ पर नियम बहुत कठोर होते हैं। और जैसे भारत का संविधान है, अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, जापान का ही लिखित संविधान है। यहाँ पर लिखने में समय लगता है, इसको बदलने की जो प्रोसेस है वो बहुत टफ होता है। वहीं अगर देखा जाए तो अलिखित संविधान ये समय के साथ बदलता रहता है, कभी भी बदल सकते हैं। ये बहुत लचीला होता है। लचीले का मतलब है कि इसको कभी भी कुछ भी बदला जा सकता है, और लागू करने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती, बल्कि यहाँ लागू करने की एक डेट फिक्स होती है कि कब हम इसको लागू करेंगे। अलिखित संविधान कौन कौन सा है, ब्रिटेन का है, न्यूजीलैंड का है, इसराइल का है। ठीक है, ये अपने यहाँ वो है अलिखित संविधान। यहाँ तक की बात है। और एक संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा तो आपने देखी होगी। जो संविधान है बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन एक शब्द है। स्पेलिंग गलत लिख दी हमने। कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUTION, सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ये जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूटियो, कॉन एस टी, इस शब्द से ये बना है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका अर्थ होता है आदेश देना, आदेश देना और या फिर विनियमित करना। इसका अर्थ होता है आदेश देना और विनियमित करना। और संविधान की एक जो परिभाषा होती है, बेसिकली संविधान की क्या परिभाषा होती है कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बताता है कि जो मौलिक अधिकार है उनका, जो कानून है उनका संग्रह, और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, कार्य प्रणाली क्या रहेगी, उनको कैसे निर्धारित करना है, कैसे उनको विनियमित करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है।
ठीक है। बाकी देश में अपना यहाँ सर्वोच्च संविधान जो है, संविधान की सर्वोच्चता है हमारे भारत में, और ये देश के लिए बाध्यकारी भी होता है। बाध्यकारी मतलब मानने योग्य, संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं वो आपको माननी ही पड़ेंगी। ठीक है। तो ये हमारे आज की क्लास थी और आपको समझ में आई होगी, हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और जैसी भी चीज़ हो आप बताना कमेंट करके। बहुत छोटी क्लास है, बहुत इजी टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आया। अभी हम कल से पीपीटी बनवा के और लेके आएंगे, तो ताकि लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए आपको। ठीक है। और पीपीटी का मतलब ये हमें समझना, देख के बता रहे हैं, बाकी हमें इतना तो आता है, हम खुद पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में डिटेल से, तब हम आपको बताते हैं। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।